हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 58 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स अपने प्राइवेट केबिन के विशाल कांच की खिड़की के सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ ट्राउज़र के जेबों में थी। खिड़की के बाहर फैले पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन उसके केबिन में सिर्फ हल्की सी मध्यम रोशनी जल रही थी। उस धुंधली रोशनी ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। ठीक उसके पीछे मार्क सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर बेचैनी, डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका गला बार बार सूख रहा था। वह कई बार बोलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार शब्द उसके गले में ही अटक जाते। दूसरी तरफ मिस्टर एक्स बिना किसी भाव के सामने खड़ा बाहर फैले शहर को देख रहा था। उसकी खामोशी ही सबसे ज़्यादा खौफनाक थी। आखिरकार मार्क ने हिम्मत जुटाई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बॉस, खबर मिली है कि सालू किंग के कैद में है। उसकी बात पूरी होते ही केबिन में सन्नाटा और गहरा हो गया। मिस्टर एक्स की आंखों की गहराई एक पल में और बढ़ गई। उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपना चेहरा खिड़की से हटाया और अंधेरे से निकलकर मध्यम रोशनी में आया। आज शायद पहली बार मार्क उसे इतनी साफ तरह से देख पा रहा था। अब तक उसने मिस्टर एक्स को कई बार देखा था, लेकिन कभी इतना करीब और साफ से नहीं। करीब 6 फुट लंबा कद, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व, चेहरे पर ऐसी ठंडी गंभीरता जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाए। लेकिन उसकी सबसे अलग पहचान थी उसकी गहरी नीली आंखें, बिल्कुल सिद्धार्थ रायचंद जैसी। अगर दोनों अपने चेहरे ढक ले और सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे तो यह पहचान पाना लगभग नामुमकिन था कि सामने सिद्धार्थ खड़ा है या मिस्टर एक्स। सिर्फ आंखें ही नहीं, दोनों की पर्सनैलिटी भी हैरान कर देने वाली समानता थी। मार्क ने जैसे हिम्मत करके उसकी तरफ देखा, वह कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। मिस्टर एक्स का व्यक्तित्व किसी भी भीड़ में सबसे अलग नजर आता था। उसकी मौजूदगी ही सामने वाले पर दबाव बना देती थी। उसके चेहरे के नए नक्श काफ़ी हद तक जफर से मिलते जुलते थे, लेकिन उसकी नीली आंखें उसे बिल्कुल अलग पहचान देती थी। जैसे ही मार्क को एहसास हुआ कि मिस्टर एक्स की गहरी नीली आंखें उसी पर टिकी हुई है, वह तुरंत अपने होश में आ गया। उसने घबराकर नजरें झुका ली और कांपती आवाज़ में फिर बोला, बॉस, खबर पूरी तरह पक्की है। सालू किंग के कैद में है। यह सुनते ही मिस्टर एक्स का जबड़ा कस गया। उसकी मुठ्ठियां भिज गई। कुछ पल तक वह बिना कुछ कहे मार्क को अपनी खतरनाक निगाहों से घूरता रहा। फिर उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ पूरे केबिन में गूंजी, सालू ने अपना मुंह कितना खोला। मार्क ने घबराकर जवाब दिया, बॉस, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसने किंग को कितना बताया है और कितना छिपाया है। बस इतनी खबर मिली है कि वह इस वक्त किंग के कैद में है। मार्क की आवाज़ कांप रही थी। उसे अच्छी तरह पता था मिस्टर एक्स को नाकामयाबी बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ पल तक पूरे केबिन में सन्नाटा पसरा रहा। फिर मिस्टर एक्स की आंखें और भी खतरनाक हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मार्क हैरानी से उसे देखता रह गया। मिस्टर एक्स बेहद शांत स्वर में बोला, अच्छा है, अगर वह किंग की कैद में ना होती तो आज मैं उसे ऐसी मौत देता जिसकी कल्पना करने भर से उसकी रूह कांप जाए। वह कुछ पल रुका, फिर उसकी आवाज़ में अजीब सा आत्मविश्वास उतर आया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है सालू ने अपना मुंह नहीं खोला होगा। वह किंग को उतना ही बताएगी जितना उसे ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था। उससे ज़्यादा उसे खुद भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अपने हर मोहरे को उतनी ही जानकारी देता हूँ जितना उसके काम के लिए ज़रूरी होता है। मेरे खेल का पूरा सच आज तक कोई नहीं जान पाया। मार्क कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। मिस्टर एक्स की बात उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, बॉस, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जैसे ही मार्क ने वह सवाल पूछा, अचानक मिस्टर एक्स जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी पूरे केबिन में गूंज उठी। एक पल के लिए मार्क भी सहम गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या पूछ लिया जिस पर मिस्टर एक्स इस तरह हंसने लगा। कुछ देर तक उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजती रही।
फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसकी हंसी एक झटके में थम गई। अब उसकी गहरी नीली नजरें सीधे मार्ग पर टिकी थी। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान खेल रही थी। कुछ पल तक वह बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। फिर उसने हल्के से अपनी उंगली चटकाई। चुटकी। अगले ही पल केबिन का दरवाजा खुला। एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद लैब कोट पहन रखा था। दिखने में वो किसी वैज्ञानिक या डॉक्टर जैसा लग रहा था। उसके हाथ में एक सिल्वर ट्रे थी जिसमें एक छोटी सी कांच की शीशी रखी हुई थी। वह बिना कुछ बोले मिस्टर एक्स के सामने पहुंचा, आदर से सिर झुकाया, ट्रे टेबल पर रखी और उतनी ही खामोशी से वापस चला गया। मार्ग अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर एक्स ने शांत स्वर में कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि हमारा अगला प्लान क्या है। मार्क ने डरते हुए धीरे से सिर हिला दिया। मिस्टर एक्स अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठने का अंदाज किसी राजा से कम नहीं था। उसने टेबल पर रखी उस छोटी सी शीशी को गौर से देखा, फिर ठंडी सांस लेकर बोला, जानते हो मार्क, मुझे शुरू से पता था कि एक ना एक दिन किंग मेरे मोहरों तक पहुंच ही जाएगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उतर आई। और मैं यह भी जानता हूं कि एक दिन मेरा और किंग का आमना सामना जरूर होगा और मैं उस दिन का पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुठिया कुर्सी के आर्म रेस्ट पर कस गई। पहली बार उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखाई दिया। लेकिन एक गलती हुई मार्क, मन्नत को अपनी यादें वापस नहीं आनी चाहिए थी। यही मेरे खेल की सबसे बड़ी हार थी। मार्क का गला सूख गया। वह पहली बार मिस्टर एक्स को इस तरह नाराज देख रहा था। मिस्टर एक्स ने दांत भींचते हुए कहा, सालू को मैंने मन्नत पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन उस बेवकूफ़ ने मन्नत से ज़्यादा किंग पर नजर रखी। उसे खुद पता ही नहीं चला कि मन्नत की यादें कब लौट आई। उसने गहरी सांस ली। मेरे लगभग सारे मोहरे एक एक करके मेरे हाथ से निकल गए और आयुष, जिसे मैं माफिया वर्ल्ड के सामने मिस्टर एक्स बनाकर पेश करने वाला था, वो भी मेरे हाथ से निकल गया। कुछ पल के लिए पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। लेकिन कोई बात नहीं, जंग में जीत और हार दोनों होती है। कभी किंग जीतेगा तो कभी मैं, कभी वो हारेगा तो कभी मैं हारूंगा। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसकी नज़र फिर उस शीशी पर टिक गई। लेकिन असली जीत आखिरी चाल तय करती है। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई और आखिरी चाल हमेशा मैं चलता हूँ, इसलिए आखिर में जीत सिर्फ मेरी होगी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। उसकी नज़र टेबल पर रखी उस छोटी सी शीशी पर गई। उसने धीरे से अपने हाथों में काले दस्ताने पहन लिए। फिर बहुत सावधानी से वह शीशी उठाकर अपनी हथेली पर रख ली। उसकी गहरी नीली आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी। मार्क अब भी उलझन भरी नज़रों से उसे देख रहा था। मिस्टर एक्स ने शीशी को देखते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, मन्नत के शरीर में मौजूद वायरस फिलहाल शांत हो चुका है। किंग ने बहुत चालाकी से मन्नत की यादाश्त लौटते ही उसे संभाल लिया, लेकिन वह एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। उसने शीशी को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। जब तक वह वायरस मन्नत के शरीर में मौजूद है, तब तक वह मेरी सबसे आसान टारगेट रहेंगी। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई और मैं उसी कमजोरी पर वार करूंगा। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ठंडी हो गई। अगर मन्नत मेरी नहीं हुई तो मैं उसे ऐसी ज़िंदगी दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। मैं उसे जिंदा लाश बना दूंगा। यह सुनते ही मार्क का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा मानो उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। मिस्टर एक्स ने धीरे से उस शीशी को हवा में उठाया। जानते हो यह क्या है? यह एक एक्टिवेटर है। जैसे ही यह मन्नत के शरीर में पहुंचेगा, उसके अंदर शांत हुआ वायरस फिर से जाग जाएगा। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया और उसके बाद वह वायरस धीरे धीरे अंदर ही अंदर मन्नत के पूरे शरीर को खोखला करना शुरू कर देगा। उसकी सांसें चलेगी, उसका दिल धड़केगा, लेकिन उसके भीतर की मन्नत धीरे धीरे मरती चली जाएगी। वह एक चलती फिरती निर्जीव देह बनकर रह जाएगी। मार्क की आंखें भय से फैल गई।
वह बिना पलक झपकाए मिस्टर एक्स को देखता रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सामने खड़ा यह आदमी इतनी शांति से इतनी भयानक मौत की योजना बता सकता है। उस पल मार्क को पहली बार एहसास हुआ कि लोग मिस्टर एक्स से डरते नहीं, उससे कांपते क्यों हैं। मार्क ने हिम्मत जुटाकर अपना सूखा गला साफ किया, फिर झिझकते हुए बोला, लेकिन बॉस, आपने तो अपने सबसे खास मोहरे को पहले ही भेज दिया है ताकि वह मन्नत को आपके पास ले आए। फिर इस एक्टिवेटर की ज़रूरत ही क्या है? उसका सवाल पूरा होते ही मिस्टर एक्स की गहरी नीली आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ उठी। बस एक नज़र और मार्क का कलेजा कांप गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबराकर बोला, सॉरी बॉस, मैं बस समझना चाहता था। कुछ पल तक मिस्टर एक्स बिना पलक झपकाए उससे घूरता रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की लेकिन बेहद रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वह शांत स्वर में बोला, मार्क, मुझे सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा है। वह मेरा सबसे वफादार मोहरा है। मेरे एक आदेश के लिए वह अपनी जान भी दे सकता है। मुझे पूरा यकीन है वह मेरा काम हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेगा। वह कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। लेकिन जंग में सिर्फ एक चाल चलने वाले लोग ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। मैं हमेशा हर खेल के लिए दूसरा रास्ता तैयार रखता हूँ। उसने टेबल पर रखी एक्टिवेटर वाली शीशी को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। अगर किसी वजह से सिद्धार्थ असफल हो गया या किंग मेरी इस चाल को भी नाकाम कर गया तो इसका मतलब यह नहीं कि मन्नत वेदांश की हो जाएगी। उसकी आवाज़ अचानक बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई। नहीं, अगर मन्नत मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा, खासकर किंग का। उसकी मुट्ठी कस गई, आंखों में जुनून साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसे एक जिंदा लाश बना दूंगा। वो सांसें तो लेगी लेकिन उसके अंदर कुछ भी जिंदा नहीं बचेगा। उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, और फिर उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा, लेकिन उसे वेदांश राठौर का कभी नहीं होने दूंगा। ये कहते समय उसकी आवाज़ में ऐसा पागलपन था कि मार्ग की रीढ़ तक सिहर उठी। कुछ पल तक पूरे केबिन में खामोशी पसरी रही। फिर मिस्टर एक्स ने धीमे लेकिन बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, ये एक्टिवेटर तो मेरी मन्नत तक पहुंच ही जाएगा। कैसे और कब, यह सिर्फ मैं तय करूंगा। फिर उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, लेकिन उससे पहले जरा किंग के साथ खेला जाए। मार्क ने धीरे से सिर उठाया। मिस्टर एक्स की आंखों में अब ऐसा पागलपन उतर आया था जिसे देखकर वो सहम सा गया। मिस्टर एक्स अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, फिर उसके बिल्कुल सामने आकर बोला, मार्क, उसके लोगों को टारगेट करो, जो जहां मिले उसे वहीं ख़त्म कर दो। मैं चाहता हूँ किंग के दिल में पहली बार अपने लोगों को खोने का डर पैदा हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। बहुत आराम से बैठा है, अब वक्त आ गया है उससे भी तड़पाने का। वह खिड़की की तरफ मुड़ा, बाहर फैले रोशनी को देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ वह हर पल हर सांस अपने किसी न किसी आदमी की मौत की खबर सुने। वह जितना उन्हें बचाने की कोशिश करेगा उतना ही बिखरता जाएगा। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई, और जब वह पूरी तरह टूटने लगेगा ठीक उसी वक्त मन्नत उसकी आंखों के सामने एक जिंदा लाश बनकर बिखर जाएगी। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, मानो उस दृश्य को कल्पना भर से उसे आनंद मिल रहा हो। मैं चाहता हूँ किंग के पास ना अपने लोगों को बचाने का समय बचे और ना ही अपनी जान को। मार्क का गला पूरी तरह सूख चुका था। वो समझ गया था कि मिस्टर एक्स अब कोई साधारण चाल नहीं चलने वाला। अब पूरी जंग पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी। मिस्टर एक्स की आंखों में खतरनाक चमक अभी चमक रही थी। अब तबाही शुरू होगी, ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी किंग ने कभी नहीं की होगी। इतना कहते ही मिस्टर एक्स जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयावह हंसी पूरे केबिन में गूंज उठी। मार्क सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस हंसी के साथ किसी भयानक तूफान की शुरुआत हो चुकी हो। वहीं दूसरी ओर वेदांश की कार आकर सीधे राठौर मेंशन के पोर्च में रुकी। कार रुकते ही मन्नत का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। 3 साल बाद वो फिर से संध्या जी का सामना करने जा रही थी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गई, उंगलियां हल्के हल्के कांपने लगे। घबराहट में उसने अपनी दोनों हथेलियों की उंगलियां आपस में
कसकर फंसा ली। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पुराना दृश्य घूमने लगा। संध्या जी की गुस्से से भरी आंखें, उनकी टूटती हुई आवाज़, मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ, मनहूस हो तुम, मनहूस। ये शब्द आज भी उसके कानों में किसी श्राप की तरह गूंजते थे। माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं, बस इंसान उन्हें छिपाना सीख जाता है। मन्नत भी आज एक मजबूत लड़की बन चुकी थी। उसने मौत को करीब से देखा था, दर्द, धोखा और जुदाई सब सह लिया था, लेकिन संध्या जी के ये शब्द आज भी उसके दिल की सबसे कमज़ोर जगह थे। जब भी वो याद आते, उसका सारा साहस बिखर जाता। उसे अपना वही दर्दनाक अतीत याद आने लगता, जब उसने हर पल खुद को दोषी माना था। आज भी उसके दिल में वही डर था। क्या संध्या जी की आंखों में आज भी उसके लिए वही नफरत होगी? क्या आज भी वह उसे उसी नज़र से देखेंगी? उसका डर, उसकी घबराहट दोनों बिल्कुल जायज़ थे, लेकिन शायद इस बार फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका वी था। वेदांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। बिना कुछ पूछे वह समझ गया कि इस वक्त उसकी जान के दिल और दिमाग में कैसी उथल पुथल मची हुई है। उसने धीरे से मन्नत की कांपती हथेलियां अपने हाथों में थाम ली। अपनी उंगलियों से उसकी हथेली को सहलाते हुए प्यार से बोला, जान, मैं हूं ना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मन्नत ने उसकी तरफ देखा। उसने होठों पर एक फीकी सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों का डर छिप नहीं पाया। वो धीमे से बोली, वी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं उनका सामना कैसे करूंगी? अगर आज भी उनकी आंखों में मेरे लिए वही नफरत हुई तो? उसकी आवाज़ भर आ गई। अगले ही पल वेदांश ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उसके माथे पर एक लंबा सा चुंबन रख दिया। धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, आप कर सकती हैं, क्योंकि आप मेरी मन्नत है और मेरी मन्नत कभी हार नहीं मानती। मन्नत ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वेदांश की बाहों में आते ही उसकी धड़कनें कुछ शांत होने लगी। कुछ पल बाद वह उसके सीने से थोड़ा दूर हुई। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। कांपती आवाज़ में उसने कहा, वी, आज मुझे टूटने मत दीजिएगा। वेदांश की आंखों में गहराई उतर आई। उसने फिर से उसकी हथेली अपने दोनों हाथों में भर ली। धीरे से उसके हाथ के ऊपरी हिस्से पर अपने होठ रख दिए। फिर उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में बोला, कभी नहीं, अब इस दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आप अब अकेली नहीं हैं। आपका वी हर पल, हर सांस आपके साथ खड़ा है। कुछ पल बाद दोनों कार से नीचे उतरे। वेदांश हमेशा की तरह मन्नत को अपनी बाहों में उठाने ही वाला था कि मन्नत ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें नम थी। वह हल्के से सिर हिलाकर बोली, प्लीज़ वी, आज नहीं। वेदांश कुछ पल उसे देखता रहा। आज उसने पहली बार मन्नत की जिद को बिना किसी सवाल के मान लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ रहा था कि आज उसकी जान को अपने पैरों पर खड़े होकर ही इस रिश्ते की पहली परीक्षा देनी होगी। उसने बस प्यार से उसकी हथेली अपने हाथ में थाम ली। दोनों साथ साथ राठौर मेंशन के मुख्य दरवाजे तक पहुँचे। वहीं हॉल में संध्या जी, ओम जी, सावित्री जी, नूतन जी, सहानी और अंगद पहले से मौजूद थे। तभी सबकी नज़र एक साथ दरवाजे की तरफ उठी। संध्या जी को छोड़कर बाकी सबकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई। नूतन जी के मन में अनगिनत विचार दौड़ने लगे। हे भगवान, पता नहीं दीदी पर क्या गुजरेगी। काश आज भी दीदी इसे घर से बाहर निकाल दे। यह लड़की हर मुसीबत की जड़ है। ना यह इस घर के लायक है और ना ही मेरे वेद की जिंदगी के। वहीं संध्या जी अब भी बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ बैठी थी, मानो उन्हें किसी बात से कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन हॉल में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं मन्नत की उंगलियां वेदांश की हथेली को कसकर पकड़े हुए थे। उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वेदांश उसकी हर धड़कन, हर कपकपी, हर सांस को महसूस कर पा रहा था। उसे पता था यह डर किसी सजा का नहीं था। मन्नत को डर सिर्फ एक बात का था, वह दोबारा संध्या जी की आंखों में अपने लिए वही नफरत नहीं देखना चाहती थी। भले ही आज आयुष जिंदा लौट आया हो, लेकिन अधिराज जी की मौत, उस हादसे की याद शायद आज भी संध्या जी के दिल में उसी का नाम जोड़ती होगी। यही सोच
बार बार मनत का दिल तोड़ रही थी। उसका गला सूख चुका था, आंखें बार बार नम हो रही थी। उसी क्षण संध्या जी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी नज़र सीधे मनत पर जाकर ठहर गई और अगले ही पल मानो पूरे राठौर मेंशन में समय ठहर गया। ना किसी ने सांस ली, ना किसी ने कुछ कहा। बस दो जोड़ी आंखें 3 साल बाद एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक तरफ अपराध बोध से भरी मनत और दूसरी तरफ अपनी भावनाओं को चेहरे के पीछे छिपाए बैठी संध्या जी। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबको अपने ही धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वहीं मनत ने धीरे से वेदांश का हाथ छोड़ दिया। उसके कांपते कदम धीरे धीरे संध्या जी की ओर बढ़ने लगे। पूरा हॉल सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। आखिरकार वो संध्या जी के सामने आकर रुक गई। संध्या जी अब भी बिना कुछ बोले उससे देख रही थी। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न नफरत, न दर्द, न ही अपनापन। बस एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो मनत के दिल को भीतर तक चिर रही थी। उसके होठ बुरी तरह कांप रहे थे। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गए हो। उसने अपनी मुठियाँ भींच ली, एक गहरी सांस ली और जैसे वो झुककर संध्या जी के पैर छूने लगी, उसी पल संध्या जी ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। मनत एकदम ठिठक गई। उसकी धड़कन फिर से बेकाबू हो उठी। उसने घबराकर संध्या जी की तरफ देखा। उसी समय ऊपर अपने कमरे से निकलकर आयुष भी हॉल में आ पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र सामने के दृश्य पर पड़ी, वह वहीं ठिठक गया। उसकी आंखों में एक साथ कई सवाल तैर उठे। वह अमृता से सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब तक उसे सच जानने का अवसर ही नहीं मिला था। उसने एक नज़र पूरे हॉल पर डाली, फिर चुपचाप आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। उसकी निगाहें भी अब संध्या जी और मनत पर ही टिकी थी। वही मनत सीधी होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लगातार भीगती जा रही थी और सामने संध्या जी। उनकी आंखों में आज भी वही गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे क्या छिपा था? दर्द, शिकायत या फिर बरसों से दबा हुआ ममता का सैलाब? यह वहाँ मौजूद कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तभी संध्या जी ने धीरे से मनत की कलाई छोड़ दी। उन्होंने एक बार वेदांश की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी पूरे हॉल में मनत की कांपती हुई आवाज़ गूंज उठी, संध्या माँ। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने जैसे पूरे राठौर मेंशन का समय रोक दिया। संध्या जी के बढ़ते कदम वहीं थम गए। उनकी मुठ्ठियाँ अनायास ही भींच गई, आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उनके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी सांसें पहले से कुछ भारी हो चुकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वहीं सहानी ने नम आंखों से यह दृश्य देखा। उसने मन ही मन अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, हे भगवान, आज मनु को बड़ी माँ वापस मिल जाए। बस एक बार बड़ी माँ उसे माफ़ कर दे। प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए इनके बीच में। वहीं अंगद का चेहरा चिंता से भर गया। उसने भी मन ही मन सोचा, मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि इस लड़की की यादें लौट आई है। अगर संध्या जी ने इसे माफ़ कर दिया तो इस परिवार के बीच बची हुई आखिरी दुनिया भी मिट जाएगी। वैसे भी मेरा खेल तो पहले ही काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। हॉल में मौजूद हर इंसान के मन में अलग अलग तूफान चल रहे थे। हर कोई कुछ कहना चाहता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ वेदांश था और वेदांश की मौजूदगी में कोई भी उसकी मन्नत और उसकी माँ के बीच आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। खुद वेदांश भी आज पूरी तरह खामोश था, क्योंकि वो चाहता था कि इस रिश्ते की दरार आज मन्नत अपने हाथों से भरे और संध्या जी अपने दिल से उसे स्वीकार करे। तभी संध्या जी की शांत लेकिन कठोर आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, वेद, आप लोग बहुत लंबा सफ़र करके लौटे हैं, जाकर आराम कीजिए। मुझे भी थकान हो रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे। इतना कहकर उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उनके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वहीं मनत की आंखों से एक गर्म आंसू गालों पर लुढ़क आया। उसने अपने कांपते होठों को दांतों तले दबा लिया। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। वह एक पल भी वहां खड़ी नहीं रह सकी। तेज कदमों से मुड़ी और लगभग भागते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई। वेदांश ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। उसकी आंखें बेहद गहरी हो चुकी थी।
अगर वो चाहता तो एक पल में सब कुछ बदल सकता था। लेकिन आज वो सिर्फ एक पति नहीं था, वह एक बेटा भी था। वो चाहता था कि माँ और उसकी पत्नी के बीच का रिश्ता किसी दबाव से नहीं बल्कि दिल से जुड़े। लेकिन शायद उसका फैसला गलत साबित हो गया। संध्या जी अब भी उस सच्चाई से अनजान थी कि मन्नत भी कितनी बड़ी साजिश की शिकार थी। वेदांश की मुठ्ठियां भिजी हुई थी और आंखें बेहद गहरी थी। वहीं आयुष का मन भी भारी हो उठा। उसने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, भाई मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो भी वहाँ से निकल गया। उसके पीछे पीछे सहानी भी चली गई। धीरे धीरे पूरा हॉल खाली होने लगा। तभी नूतन जी वेदांश के पास आकर रुकी। उन्होंने धीमे लेकिन नाराज स्वर में कहा, वेद, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो लड़की दीदी के सामने आ गई तो उन पर क्या गुजरेंगी। दीदी अब तक उस सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है और आप उसे यहाँ लेकर आ गए। बस। अचानक वेदांश की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। इतनी ऊंची आवाज़ की एक पल के लिए पूरा राठौर परिवार सन्न रह गया। नूतन जी स्तब्ध रह गई, क्योंकि आज तक वेदांश ने कभी उनसे इस लहजे में बात नहीं की थी। जो ओम जी, सावित्री जी और अंगद अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे, उनके कदम भी वहीं रुक गए। वेदांश की मुठ्ठियां भिज चुकी थी, जबड़ा सख्त हो गया था, आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने नूतन जी की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बस कीजिए मॉम। जिसे आप बार बार वह लड़की कह रही हैं, वह मेरी पत्नी है, मेरी मन्नत। और एक बात, आज के बाद मेरी पत्नी और मेरी मॉम के रिश्ते के बीच आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। यह उनका रिश्ता है, उन्हें ही तय करने दीजिए कि इसे कैसे निभाना है। मैंने आज तक आपकी बहुत इज्जत की है और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन अगर किसी ने भी मेरी मन्नत के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश की तो इस बार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। पूरा हॉल एक बार फिर गहरी खामोशी में डूब गया। नूतन जी की आंखें नम हो गई। एक पल के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वेदांश उनसे इस लहजे में भी बात कर सकता है। उनका दिल कसकर रह गया। उन्होंने एक नज़र लिफ्ट की तरफ बढ़ते वेदांश को देखा और बिना कुछ कहे वहीं खड़ी रह गई। वहीं ओम जी और सावित्री जी पहले से ही गहरी चिंता में थे। सावित्री जी ने एक लंबी सांस ली, फिर नूतन जी की तरफ देखकर बोली, अब बस भी करो नूतन। क्यों इस घर में बार बार दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? देख लिया ना, आज आपकी बातों ने वेद को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। जिस बेटे ने आज तक कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, उन्हें भी आज मजबूर होना पड़ा। उनकी आवाज़ में नाराज़गी से ज़्यादा पीड़ा थी। अरे कब तक 3 साल पुरानी बातों को पकड़े बैठी रहेंगी? जो होना था वो हो चुका है। अब संध्या और मन्नत को खुद तय करने दीजिए कि उन्हें अपने रिश्ते को किस तरह आगे बढ़ाना है। आप हर बार उनके बीच आकर नई दीवार खड़ी करने की कोशिश मत कीजिए। घर बहुत मुश्किल से दोबारा सांस लेना सीख रहा है, अब उसे सुकून से जीने भी दीजिए। अपनी माँ की बातें सुनकर नूतन जी का चेहरा पूरी तरह उतर गया। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही वह हर बार मन्नत के खिलाफ खड़ी होती चली गई और आज उसी का परिणाम उनके सामने था। ओम जी भी धीरे धीरे उनके पास आए। उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, नूतन, आप हमारी बेटी हैं और इस घर में बेटियों का सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहा है, लेकिन इस घर की बहू का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। मन्नत इस परिवार का हिस्सा है। जो कुछ हुआ उसका दर्द हम सब ने झेला है, लेकिन हम यह भूल नहीं सकते कि वो हमारे वेद की पत्नी है और यही सच है। उन्होंने कुछ पल रुककर नूतन जी की आंखों में देखा। अब वक्त दोष ढूंढने का नहीं, रिश्तों को जोड़ने का है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अब बस इस मामले से खुद को दूर रखिए। संध्या और मन्नत को अपना रिश्ता अपने तरीके से संभालने दीजिए। यही इस परिवार के लिए सबसे सही होगा। नूतन जी की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। आज शायद पहली बार उन्हें अपनी कही हुई बातों का बोझ महसूस हो रहा था। वहीं वेदांश धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर दौड़ाई, लेकिन मन्नत वहाँ नहीं थी। तभी उसकी नज़र खुली हुई बालकनी के दरवाजे पर पड़ी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो समझ गया उसकी जान वहीं होगी।
वह बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे बालकनी तक पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ पल बस उससे दिखता रहा। मन्नत रेलिंग के पास खड़ी थी। वह बार बार अपने गालों पर बहते आंसुओं को पोंछ रही थी और हर बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें हर बार फिर भर जा रही थी। वेदांश का दिल कसकर रह गया। वह बिल्कुल खामोशी से उसके पीछे पहुंचा और अगले ही पल उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया। अपनी ठुड्डी उसके नन्हे से कंधे पर टिकाकर वह मुस्कुराते हुए बोला, यह क्या है जान? मैं हर बार पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी जान की आंखों में आंसू कभी ना आए, लेकिन ये कमबख्त आंसू भी बहुत बदतमीज हो गए हैं। लगता ही नहीं इन्हें किंग का जरा सा भी खौफ है। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वेदांश की बात सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने नकली गुस्से से मुंह बनाया और बोली, भला मुझे और मेरे आंसुओं को किंग से क्यों खौफ होगा? और ऐसा क्यों? वेदांश ने अपनी गहरी आवाज़ में पूछा। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि किंग तो अपनी क्वीन का गुलाम है। वेदांश हल्का सा हंस पड़ा। उसने प्यार से उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा छुआ और बोला, अच्छा तो इस गुलाम पर अपनी क्वीन जरा रहम भी कर दीजिए। इन आंसुओं को दिल से निकाल बाहर कीजिए। आप जानती हैं ना, जब गुलाम बगावत पर उतर आए तो क्वीन और किंग दोनों का सिंहासन डगमगा जाता है। मन्नत अब खुद को रोक नहीं पाई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी के साथ उसकी आंखों के आखिरी आंसू भी लुढ़क गए। उसने वेदांश की बाहों पर अपने हाथ रख दिए और मुस्कुराकर बोली, आप भी ना मुझे ढंग से रोने तक नहीं देते। वेदांश ने तुरंत शरारती अंदाज में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। रोना आपकी आदत हो सकती है, लेकिन आपको हंसाना यह मेरे प्यार की जिम्मेदारी है और किंग अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता। मन्नत ने धीरे से अपना सिर वेदांश के सीने पर टिका दिया। उसकी आंखें बंद थी। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसकी धड़कनों को सुनती रही। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया का सारा सुकून उसे सिर्फ इन्हीं धड़कनों में मिलता हो। वेदांश ने बेहद प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा, फिर उसके माथे पर अपने होठ रखकर धीमे स्वर में बोला, सब ठीक हो जाएगा जान। मॉम नाराज़ है, उनके दिल में दर्द भी है, लेकिन मैं उन्हें सबसे ज़्यादा जानता हूँ। 3 साल बाद आपको देखकर उन्हें जितनी तकलीफ़ हुई है उतनी ही खुशी भी हुई है। उसने मन्नत की ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाई। मैं वादा करता हूँ एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। मन्नत ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जानती हूँ वी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। उसने उसकी हथेली अपने दोनों हाथों में थाम ली। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि संध्या माँ और मेरे बीच का रिश्ता मैं खुद ठीक करूँ। मैं नहीं चाहती कि हर बार मेरी लड़ाई आप लड़ें। उसकी आंखें फिर से नम हो गई। उन्होंने मुझे सिर्फ अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाया था। उनका हक है मुझसे नाराज़ होने का, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका विश्वास फिर से जीतूँ। उसने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ उन्होंने आज खुद को बहुत मुश्किल से रोका होगा। उनका भी मन हुआ होगा कि मुझे गले लगा ले, लेकिन 3 साल का दर्द एक पल में ख़त्म नहीं होता। वेदांश उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में अपनी जान के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराया, यही वजह है कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। आप रिश्ते तोड़ना नहीं, उन्हें जोड़ना जानते हैं। उसने प्यार से उसकी नाक पकड़कर हिलाई। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कभी आपको लगे कि आप टूट रही हैं तो संभालने के लिए आपका ये गुलाम हमेशा यहीं खड़ा मिलेगा। मन्नत हंस पड़ी। उसने धीरे से वेदांश को बाहों में भर लिया। आई लव यू वी। वेदांश ने भी उससे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू टू जान। और यकीन मानिए, इस बार हमारा कोई अपना हमसे कभी दूर नहीं जाएगा। यह सुनकर मन्नत के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वहीं दूसरी ओर आयुष इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें सामने रखी फाइलों पर नहीं, कहीं दूर खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में कोई ऐसी उलझन चल रही हो जिसे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। अमृता अंदर आई। उसकी नज़र सबसे पहले आयुष पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन बुदबुदाई, आज इसे क्या हो गया है? मैं कब से सामने खड़ी हूँ और इसने मुझे देखा तक नहीं। फिर उसने खुद को झटकते हुए मन ही मन कहा, खैर मुझे क्या, जितनी कम बात हो उतना अच्छा है। वैसे भी
जब भी मुंह खोलता है ताने ही देता है। उसने खुद को नॉर्मल किया और बोली, सर ये आज का शेड्यूल है। उसकी आवाज़ सुनते ही आयुष की तंद्रा टूटी। उसकी नज़रें धीरे धीरे उठी और सीधे अमृता के चेहरे पर आकर ठहर गई। कुछ पल तक वह बिना पलक झपकाए उससे देखता रहा। अमृता को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल बनाए रखा। तभी आयुष धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे उसके कदम अमृता की तरफ बढ़ने लगे। अमृता की भव्य सिकुड़ गई। ये मेरे पास क्यों आ रहा है? वह अनायास ही एक कदम पीछे हटी, लेकिन आयुष रुका नहीं। वह लगातार उसकी तरफ बढ़ता रहा। अमृता भी पीछे हटती रही और अगले ही पल उसकी पीठ दीवार से जा लगी। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। वहीं आयुष बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गई। अमृता का गला सूखने लगा। दिल की धड़कनें जाने क्यों तेज हो गई। वह मन ही मन उसे कोस रही थी। आखिर चाहता क्या है ये? एक हफ्ते से देख रही हूँ, बार बार ऐसे ही मेरे करीब आ जाता है। इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? हे माता रानी, ये मेरे इतने करीब आता है तो मेरी धड़कनें तेज क्यों हो जाती है? नहीं नहीं अमृता, ज़्यादा मत सोचो। अगर इसने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो एक पल भी नहीं सोचूंगी कि ये मनु के वी का छोटा भाई है। यहीं इसका सिर फोड़ दूंगी। अपने मन की घबराहट छिपाते हुए अमृता ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, सर जरा साइड हो जाइए, मुझे बाहर जाना है। लेकिन अगले ही पल आयुष ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। अब अमृता पूरी तरह उसके और दीवार के बीच घिर चुकी थी। इस बार अमृता की आंखें सचमुच फैल गई। उसने झुंझुलाकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। आपकी? वह अचानक चुप हो गई, फिर होठ बिचकाकर बोली, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं और ना ही आपकी वाइफ, तो मेरे इतने करीब आने का आपको कोई हक नहीं बनता। आयुष ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी आंखों में देखता रहा। फिर बेहद शांत आवाज़ में बोला, मुझे मन्नत की सच्चाई जाननी है। एक पल के लिए अमृता की आंखें गोल रह गई। उसने आयुष को ऐसे घूरकर देखा मानो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले ही पल उसने अपने माथे पर हल्की सी चपत मार ली। हे माता रानी, मैं भी ना क्या क्या सोच रही थी। और ये सामने खड़ा मेरा बॉस पूरे एक हफ्ते से मेरे पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि इन्हें मन्नत की सच्चाई जाननी है। बावरी कहेंगे, बिना बात के अपने ही दिमाग में फिल्म चला ली। उसने गहरी सांस ली, फिर आयुष को घूरते हुए मन ही मन बुदबुदाई। एक पल के लिए तो लगा था कि आज ये कुछ और ही बोलने वाला है। उसने राहत की सांस ली, फिर मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो डर गई थी। आयुष ने भवें उठाई। क्या सोचकर डर गई थी? वह धीरे धीरे उसके और करीब झुकते हुए बोला, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा था कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ? अमृता ने तुरंत नाक सिकोड़ ली। प्लीज़, इतनी बड़ी गलतफहमी पालने की मुझे आदत नहीं है और आपका मेरे करीब आना मेरे लिए जहर से कम नहीं है। आयुष का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। वह एक कदम और आगे बढ़ा। अब दोनों के बीच मुश्किल से कुछ इंच की दूरी बची थी। उसने गहरी नज़रों से उससे देखते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मेरे करीब आने से तुम्हें जहर लगता है? अमृता का गला सूख गया। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए दोनों हथेलियां आयुष के सीने पर रखी और उसे हल्का सा पीछे धकेलने की कोशिश की। बस कीजिए सर, ऐसे मेरे करीब मत आया कीजिए। मेरी हार्ट बीट वैसे ही बहुत तेज हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि सच में मुझे यहीं हार्ट अटैक आ जाए। आयुष हल्का सा पीछे हटा, फिर गंभीर होकर बोला, एक बात बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पूरे 3 साल तक मन्नत तुम्हारे साथ कैसे रही। जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, फिर उनका तुम्हारे साथ रहना लगभग नामुमकिन था। आयुष की बात सुनते ही अमृता के चेहरे की सारी चुलबुलाहट एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखें गंभीर हो गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वह कभी होश में मेरे साथ नहीं रहती, लेकिन वह होश में होती तब ना। उसने कुछ पल रुककर आयुष की आंखों में देखा। जब वो आखिरी बार मुझे मिली थी तब उसकी यादाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। यह सुनकर आयुष का चेहरा एक पल में गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, मतलब? अमृता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने 3 साल पुरानी सारी यादें घूम गई। वो धीमे स्वर में बोली, हाँ,
आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मनु होश में होती, अगर उसे अपनी सारी यादें होती तो शायद वह कभी मेरे साथ नहीं रहती। लेकिन जब वह आखिरी बार मुझसे मिली थी तब उसकी यादें पूरी तरह मिट चुकी थी। आयुष बिना पलक झपकाए उसकी बात सुन रहा था। अमृता की आवाज़ और धीमी हो गई। उसे अपना नाम तक याद नहीं था, अपना अतीत नहीं, अपना परिवार नहीं, यहाँ तक कि उसे वेदांश भी याद नहीं था। आयुष की भवें बुरी तरह सिकुड़ गई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। अमृता की बात खत्म होते ही आयुष को लगा जैसे उसके सीने में अचानक दर्द की एक तेज लहर उठी हो। उसकी सांस एक पल के लिए थम सी गई। वह अब भी अमृता को देख रहा था, लेकिन उसके शब्दों को समझने में उसे कुछ पल लग गए। आखिरकार उसने धीमी भारी आवाज में पूछा, उनकी याददाश्त चली गई थी? लेकिन कैसे? अमृता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी यादों की उदासी उतर आई। नहीं जानती, बस इतना मालूम था कि जब भी वो अपने अतीत को याद करने की कोशिश करती थी तो उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता था। इतना दर्द कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर भी उसकी याददाश्त जाने की असली वजह नहीं जान पाए। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि उसकी यादें ज़बरदस्ती वापस लाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, वरना उसकी जान तक खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। उसकी यादें वापस लौट गई और अब वो पहले की तरह हो गई। इतना कहकर वो चुप हो गई। वहीं आयुष अब भी बिल्कुल खामोश था। उसकी नज़रें कहीं खो चुकी थी, मानो अमृता की कही हर बात उसके भीतर किसी भूली हुई सच्चाई को झकझोर रही हो। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। वहीं शेखावत मेंशन कबीर जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र सामने के दृश्य पर जाकर ठहर गई। पंखुड़ी फर्श पर बैठी थी। उसके सामने रंग बिरंगे धागे, कपड़े और एम्ब्रॉयडरी का सारा सामान फैला हुआ था। वह पूरे मन से किसी बारीक कढ़ाई में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कबीर ने अन्यास अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज चुके थे। उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ गई। पिछले कई दिनों से वह यही देख रहा था। जब भी वह घर लौटता, पंखुड़ी किसी न किसी काम में डूबी होती, कभी देर रात तक तो कभी आधी रात के बाद भी। वह आखिर बना क्या रही थी, यह जानने की उत्सुकता उसके मन में कई दिनों से थी, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। आज आखिर उससे रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर फर्श पर बैठ गया। जैसे ही पंखुड़ी की नज़र उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। अरे, आप आ गए? कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं तो काफ़ी देर पहले आ गया था, लेकिन लगता है मैडम इतनी बिजी हैं कि इन्हें अपने पति के आने का भी पता नहीं चला। उसने हल्की शिकायत भरे अंदाज में आगे कहा, कई दिनों से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हैं। आखिर ऐसा क्या बना रही हैं आप जो मेरी बीवी को मुझसे ही दूर कर दिया? पंखुड़ी ने गहरी सांस ली, फिर अपनी एम्ब्रॉयडरी एक तरफ रख दी। अगले ही पल वह सरक कर सीधे कबीर की बाहों में आ गई। अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्यों, जलन हो रही है कि मैं आजकल आप पर ध्यान नहीं दे रही हूँ? कबीर ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला, मुझे अपनी बीवी का ध्यान खींचने के लिए जलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ सिर्फ एक चुटकी बजाकर अपनी बीवी का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच सकता हूँ। पंखुड़ी हंस पड़ी। इतना भरोसा है खुद पर? कबीर ने उसके गाल को हल्के से खींचा। भरोसा नहीं, घमंड है अपनी बीवी पर और उसके प्यार पर। पंखुड़ी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने प्यार से कहा, डोंट वरी, बस आज रात तक का काम है। कल से आपकी वाइफ पूरी तरह फ्री हो जाएगी, फिर उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर होगा। कबीर ने इस बार उसे थोड़ा गंभीर होकर देखा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ वाइफी, वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं पूछ रहा हूँ आखिर बना क्या रही हैं आप? पंखुड़ी हल्का सा कबीर से दूर हुई। फिर उसने बड़ी सावधानी से अपनी एम्ब्रॉयडरी उठाई और पूरे कपड़े को फर्श पर फैला दिया। जैसे ही कबीर की नज़र उस पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कपड़े पर बेहद खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। हर धागे में, हर रंग में प्यार और अपनापन साफ झलक रहा था। ऊपर सुनहरे धागों से बेहद खूबसूरती से लिखा था मन्नत, और नीचे एक खूबसूरत डिजाइन के साथ लिखा था वेदांश। बीच में बने दो हाथ मानो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ थामे हुए थे।
कुछ पल तक कबीर बस उसे देखता ही रह गया। फिर उसने जानबूझकर अपना मुंह फुला लिया। अच्छा, तो मेरी बीबी मुझे सरप्राइज दे रही थी, ऐसा सोचकर मैं खुश हो रहा था। लेकिन यहाँ तो पूरा सरप्राइज अपनी दोस्त और वेद के लिए तैयार हो रहा है। मतलब अब मेरी जगह भी उसने ले ली। हालांकि कबीर के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों की शरारत बता रही थी कि वह सिर्फ पंखुड़ी को छेड़ रहा है। वहीं पंखुड़ी मुस्कुरा पड़ी। उसने प्यार से उसका गाल दबाया। आपके लिए तो मैं जब चाहूँ तब बना दूंगी, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर कबीर शेखावत, कल हमारी मनु की मैरिज एनिवर्सरी है। यह सुनते ही कबीर के चेहरे के भाव बदल गए। वह कुछ पल तक चुप रहा। उसे सचमुच याद नहीं था कि कल मन्नत और वेदांश की शादी की सालगिरह थी। याद रहती भी कैसे। इन 3 सालों में उनकी ज़िंदगी इतनी बदल गई थी कि त्योहार, खुशियाँ, सालगिरह सब जैसे कहीं पीछे छूट गए थे। मन्नत दूर क्या चली गई, वेदांश दूर क्या हुआ। उन दोनों की जिंदगी मानो सिर्फ दर्द का दूसरा नाम बनकर रह गई थी। एक पल के लिए कबीर की आंखों में नमी उतर आई। पिछले 3 सालों में उसने खुद भी अपनी शादी की सालगिरह कभी नहीं मनाई थी। हर साल उस दिन उसे अपनी छोटी बहन की याद और भी ज़्यादा सताने लगती थी। और पंखुड़ी, उसने भी कभी कोई शिकायत नहीं की थी, ना कभी कोई जिद, ना कोई नाराज़गी। वह हर बार चुपचाप कबीर के दर्द को समझती रही और उसके साथ खड़ी रही। आज जब मन्नत और वेदांश की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौटने लगी थी, तो वह चाहती थी कि इन 3 सालों की सारी अधूरी खुशियों की भरपाई एक ही दिन में कर दे। पंखुड़ी तुरंत उसकी बाहों में सिमट गई। उसने अपनी बाहें कबीर के गर्दन की चारों ओर डाल दी और मुस्कुराकर बोली, आपको याद नहीं था ना, है ना? कबीर कुछ पल तक बस उससे देखता रहा। उसके मन में अचानक एक कसक सी उठी। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की हमेशा सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। उसने बिना कुछ कहे पंखुड़ी को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप जानती हैं वाइफी, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हैं। मुझे सच में याद नहीं था कि कल मनु और वेद की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं तो अब यह सोचकर परेशान हूँ कि पता नहीं उन दोनों को अपनी एनिवर्सरी याद भी होगी या नहीं। पंखुड़ी मुस्कुरा दी। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मिस्टर कबीर शेखावत, मनु को याद हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर राठौर अपनी शादी की सालगिरह कभी नहीं भूल सकते। उनके लिए हमारी मनु क्या है, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। वह चाहे गुस्से में हो, प्यार में हो, दर्द में हो या नफरत में, उनके दिल में बसती हमेशा मनु ही है। मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने कुछ न कुछ ज़रूर सोचा होगा। लेकिन मैं भी उनकी इस एनिवर्सरी को बहुत खास बनाना चाहती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मम्मी ने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। हम सब चाहते हैं कि कल का दिन मनु और वेद की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बने। इन 3 सालों की हर अधूरी खुशी, हर अधूरा पल एक ही दिन में पूरा हो जाए। कबीर की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ कहे पंखुड़ी को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। उसका दिल भर आया था। यह लड़की सबकी खुशियों के लिए जीती थी। उसे सबकी फिक्र रहती थी, लेकिन उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना कभी कोई शिकायत, ना कोई जिद। और आज उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि पंखुड़ी उसकी बहन से इतना प्यार करती थी। उसे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर चाहती थी। कुछ पल तक कबीर चुपचाप पंखुड़ी को अपनी बाहों में लिए बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने पंखुड़ी की ठुड्डी हल्के से उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे वाइफी, मैंने भी आपके लिए एक सरप्राइज सोच रखा है। यह सुनते ही पंखुड़ी की आंखें चमक उठी। वह तुरंत उत्साहित होकर उसकी तरफ देखने लगी। सच? क्या है? कबीर की नज़रें उस पर गहरी हो गई। वह थोड़ा और उसके करीब झुकते हुए धीमी लेकिन बेहद शरारती आवाज़ में बोला, वो क्या है न वाइफी, मैं सोच रहा था कि हमारी कुहू को अब एक छोटा सा भाई या फिर एक प्यारी सी बहन मिल जानी चाहिए, तो हमें इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। एक पल के लिए पंखुड़ी की आंखें गोल हो गई। अगले ही पल श्रम से उसके गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। वह झेपते हुए कबीर के सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारने लगी। सच में आप दिन पर दिन बहुत बेशरम होते जा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कुहू ही हमारे लिए काफ़ी है। मुझे दूसरा बेबी नहीं चाहिए। कबीर मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी अब नाम मात्र रह गई थी।
उनकी धड़कनों की आवाज़ जैसे एक दूसरे तक साफ पहुंच रही थी। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन बेहद गहरे स्वर में कहा, इजाज़त थोड़ी मांग रहा हूँ, बस अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा शर्मा गई। वह नज़रें झुकाने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। अभी कुछ मत कहिए। आपकी ये शर्माती हुई आंखें मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दे चुकी है। पंखुड़ी ने झेपकर उसकी उंगली धीरे से हटा दी। आप ना बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। कबीर हंस पड़ा। और अगर सुधर गया तो मेरी वाइफ मुझे पहचानने से ही इनकार कर देगी। यह सुनते ही पंखुड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कमरे में एक बार फिर प्यार, अपनापन और हल्की सी शरारत घुल गई। वहीं दूसरी ओर किंगडम के सबसे सुरक्षित हिस्से में बने अंधेरे कैद खाने में सालू बंद थी। उसकी हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। चेहरे पर चोटों के निशान थे, होठ फटे हुए थे, हाथों और पैरों में भारी जंजीरें जकड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों की आग अब भी बुझी नहीं थी। वो धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर उठी। हर सांस के साथ उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने दांत भींच लिए। टूटी हुई मगर जिद भरी आवाज़ में खुद से बोली, नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं भाग कर रहूँगी। उसकी आंखों में नफरत उतर आई। मिस्टर एक्स को अब तक पता चल गया होगा कि मैं किंग की कैद में हूँ, लेकिन वह मुझे बचाने तक नहीं आया। उसके होठों पर एक कड़वी हंसी तैर गई। कोई बात नहीं, अब सालू अपना हिसाब सबसे अपने तरीके से बराबर करेगी। इतना कहते ही अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभरी, मानो उसके दिमाग में कोई खतरनाक योजना आ गई हो। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पूरे किंगडम के उस हिस्से में गूंज उठी। कैद खाने के बाहर तैनात दोनों गार्ड तुरंत चौकन्ने हो गए। पहले गार्ड ने भव्य सिकुड़ते हुए कहा, ये अचानक इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? दूसरे ने लापरवाही से कंधे उचकाए, पता नहीं, रोज ही ड्रामा करती रहती है। पहला गार्ड फिर से बोला, लेकिन आज तो इसे टॉर्चर भी नहीं किया जा रहा है, फिर इतनी बेचैन क्यों है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक पल के लिए उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता उभरी, लेकिन अगले ही पल दोनों ने खुद को संभाल लिया। दूसरे गार्ड ने सख्त आवाज में कहा, किंग का साफ ऑर्डर है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, चाहे यह जितना भी चिल्लाए। दोनों फिर अपनी जगह पर सावधान होकर खड़े हो गए, लेकिन कैद खाने के भीतर सालू के होठों पर एक बेहद हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर चुकी थी, मानो उसे इसी प्रतिक्रिया का इंतजार था। तो दोस्तों, आज इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और सच में आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।